इशाल, जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ, पता नहीं इतनी देर क्यों हो जाती है। आज भी वो बगैर नाश्ते के चला जाएगा। किचन में खड़े तेजी से हाथ चलाते, वो जितनी जल्दी हो सकता था इतनी तेजी से हाथ चला रही थी। वो अपने सख्त मिजाज शोहर के लिए नाश्ता बना रही थी, जो नाश्ते की टेबल पे बैठा इंतजार कर रहा था। वो जानती थी कि अगर आज भी उसे देर हो गई तो वो हमेशा की तरह उसे डांटेगा, उस पर गुस्सा करेगा, उसके सुस्त और काहिल होने पर। परेशानी से चेहरे पे आते बालों को वो बार बार पीछे कर रही थी। गुलाबी गाल, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखों में परेशानी लिए वो 19 साल लड़की बेहद खूबसूरत नजर आती थी। लेकिन फिर भी उस मगरूर शख्स को वो कभी पसंद नहीं आई थी। वो हमेशा उसकी सुस्ती और काहली पर उसे बेइज्जत करके रख देता या इस कदर डांट देता कि वो घंटों रोती रहती। उसमें उस मासूम लड़की का भी कसूर नहीं था। वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो भी बाकी लोगों की तरह जल्दी जल्दी काम कर सके, उनकी तरह पढ़ सके, वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद एक नॉर्मल लड़की नहीं थी। वो जब भी कोई काम जल्दी करने की कोशिश करती, हमेशा वो या तो अपने होशो-हवास खो के गिर पड़ती या फिर काफ़ी देर बैठकर वो अपने फूले हुए तनफ़्फ़ुस को बहाल करते वक़्त गुज़ार देती। जल्दी से नाश्ते की ट्रे रेडी करते वो फौरी बाहर की तरफ बढ़ी थी और नाश्ता शहरयार मलिक के सामने रखा था, जिस पर सर निगाहों से शहरयार मलिक ने शाल फातिमा की तरफ देखा था। जल्दी करते करते भी वो काफ़ी देर लगा चुकी थी। इतनी जल्दी नाश्ता लाने की भी क्या ज़रूरत थी? थोड़ी देर और लगा लेती। पूरा दिन है मेरे पास, मैं सारा वक्त यहाँ बैठ के इंतज़ार कर सकता हूँ। वो तंज़िया लहजे में बोला था। पता नहीं कब तुम वक्त की अहमियत को समझोगी। वक्त की अहमियत, तुम्हें तो पढ़ाई की अहमियत का भी एहसास नहीं है। क्लास में भी तुम पढ़ते हुए सो जाती हो। कोई काम तुम जल्दी या वक्त पर नहीं कर सकती। अफसोस होता है मुझे तुमसे शादी करके। 3 माह हो चुके हैं हमारी शादी को। आज तक तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकी। इंतहाई रूखे लहजे में वो एक बार फिर से उसे अच्छी खासी सुना गया था और वो नजरें झुकाए नम आंखों से उसे सुन रही थी। बोलते वक्त वो ये भी नहीं सोचता था कि उसके लफ्ज किसी के दिल पे कितनी बुरी तरह से चुभ सकते हैं। सॉरी, मैंने जल्दी की थी पर नहीं हो सका, अगली दफ़ा कोशिश करूंगी मैं, नम लहजे में कहते वो ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसे तैयार होना था यूनिवर्सिटी जाने के लिए और उसे जल्द अज जल्द क्लास में पहुंचना था, वरना ये शख्स रोज़ाना की तरह उसे पूरी क्लास के सामने भी बेइज्जत करता। शादी के फ़ौरन बाद शहराम मलिक इशाल के साथ अपने शहर के घर में शिफ्ट हो चुका था। वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था और इशाल की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होते ही उसके माँ बाप ने उसकी शादी शहराम मलिक के साथ कर दी थी, जो उनके दोस्त का बेटा था। इशाल की पढ़ाई का हर्ष ना हो, शहराम इशाल का दाखिला फौरी अपनी ही यूनिवर्सिटी में करवा चुका था। वो इस मामले में एक बहुत मेच्योर और सख्त मिजाज का शख्स था। उसे अपने जैसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए थे, लेकिन इशाल को देखते ही उसे पहले दिन से अंदाज़ा हो चुका था वो बिल्कुल ही उसके उल्ट है, जैसी लड़की उसे चाहिए। लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज कर गया था। इशाल फातिमा एक अच्छी खूबसूरत लड़की थी, बस उस पर वो थोड़ी मेहनत करके उसे अपने जैसा बनाने का सोच चुका था, बगैर ये जाने कि ये नामुमकिन है। वो विशाल को अपनी तरह ही बनाना चाहता था, एक परफेक्ट लड़की जो काम भी वक्त पर जल्दी जल्दी परफेक्ट करे, पढ़ाई में भी बेहतरीन हो, एक कामयाब लड़की बने, ऐसी कि जब वो उसकी बीवी के रूप में उसके साथ खड़ी हो, वो दोनों एक परफेक्ट कपल लगें। घर का आधे से ज़्यादा काम उसके साथ खुद करवाता था, चाहे वो सफाई हो या बर्तन। वो बराबरी पे यकीन रखता था, अपना कोई भी काम उसने विशाल के ज़िम्मा नहीं डाला था, चाहे वो कपड़े इस्त्री करना हो या रूम साफ करना, सिवाय एक नाश्ता बनाने के। रात का खाना वो खुद तैयार करता था। लेकिन उसकी कई कोशिशें और डांट खाने के बाद भी उसने उस लड़की में 1% का सुधार नहीं देखा था, बल्कि वो अपनी पढ़ाई में भी बेहतरी नहीं पा रही थी और यहाँ तक कि वो लेक्चर दे रहा होता तो वो सो जाती थी। फिलहाल वो उसका तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उसके करियर पर रखवाना चाहता था। उसका रूम भी उसने अलहदा रखा था और ना ही वो कभी उसके करीब आता था कि कहीं कहीं उसकी तवज्जो पढ़ाई से न भटके। उसकी डांट, सख्ती और सर्द रवैये से परेशान होकर कई बार इशाल का दिल चाहता कि वो उसे छोड़कर अपने वालिदैन के पास वापस चली जाए, लेकिन हर बार वो रुक जाती। वो उस सर्द मिजाज शख्स को थोड़ा बहुत पसंद करती थी और उसके वालिदैन उसके लिए बचपन से परेशान रहे थे और वो उन्हें मज़ीद कोई परेशानी नहीं देना चाहती थी। वो एक बार इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करना चाहती थी। उसके अपने घर में उसके वालिदैन ने उससे आज तक ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और ये शख्स उसे हर वक्त डांटता और बेइज्जत करता रहता था। तैयार होते वो नीचे की जानिब आई थी। आज फिर वो उसे छोड़कर जा चुका था। बेख्तियार आंखों में आंसू आए थे। अब उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना था।
وہ کبھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہ جاتا تھا۔ اشال کو ہمیشہ تیار ہونے میں دیر ہو جاتی اور وہ وقت کا پابند ہمیشہ پہلے ہی یونیورسٹی کے لیے نکل جاتا تھا۔ اسے اشال سے نہ تو نفرت تھی اور نہ محبت، بس وہ اسے اپنے جیسا پرفیکٹ بنانا چاہتا تھا۔ جلدی جلدی ناشتے کی میز سمیٹتے، گھر اپارٹمنٹ کو لاک لگاتے، وہ بغیر ناشتے ہی کے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی وہ فوری اپنی کلاس کی طرف پڑی تھی۔ رگیں پھڑپڑا رہی تھیں اور سانسیں بے حد پھول رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر بس کا انتظار کرتے کرتے لیٹ ہو چکی تھی۔ کلاس کے دروازے پہ رکتے اس نے اندر دیکھا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی اور شہریار ملک کلاس کو لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ لیٹ ہونے پر وہ ایک بار پھر اس پر غصہ کرے گا، یہی خیال اس سے مزید گھبراہٹ میں ڈال گیا تھا۔ سر، میں آئی کم ان؟ وہ دھیرے سے بولی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کی آواز پر شہریار ملک نے لیکچر روکتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ آج ایک بار پھر لیٹ ہیں۔ کیا آپ ایک دن بھی وقت پہ نہیں آ سکتی؟ اگر آپ کو پڑھنا اچھا نہیں لگتا تو پلیز نہ آیا کریں۔ روزانہ لیٹ آ کر لیکچر رکوا کر ہمارا وقت ضائع نہ کیا کریں، یا پھر ایک کام کریں، میری کلاس کے بعد آ جایا کریں۔ اتنا بھی جلدی جو آ جاتی ہیں نہ آیا کریں۔ آپ کے نزدیک پڑھائی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک بہت ہیں۔ اگر آپ وقت پہ آ سکتی ہیں تو آیا کریں، ورنہ نہ آیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ ایک بار پھر سرد لہجے میں اس کی بے عزتی کر گیا تھا اور پوری کلاس اس پہ ہنس پڑی تھی، جبکہ وہ خود کو شرمندگی سے زمین میں کرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھتے اس نے سر جھٹکا تھا۔ کیا میں نے کوئی جوک سنایا ہے جو سب کو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ غصے میں گرایا تھا اور پوری کلاس خاموش ہوئی تھی۔ شہریار ملک کتنا سخت مزاج، اس سے بات پوری یونیورسٹی واقف تھی۔ سوری سر، میں کل سے وقت پہ آنے کی کوشش کروں گی، وہ نم آواز میں چہرہ جھکائے بولی تھی۔ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر۔ سرد نظروں سے اسے دیکھتے شہریار ملک نے واپس لیکچر دینا سٹارٹ کیا تھا اور وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ادھورا لیکچر اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ لیکچر ختم کرتے شہریار نے کچھ پیپرز نکالتے ڈیسک پہ رکھے تھے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو کیا آپ سب ریڈی ہیں؟ اس کی آواز گونجی تھی اور اشال کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یس سر، سب اسٹوڈنٹ اونچی پرجوش آواز میں بولے تھے، اور اشال نے آنکھیں بند کرتے شدت سے اپنے یہاں سے غائب ہو جانے کی دعا مانگی تھی۔ کل رات وہ تھکن کے باعث جلدی سو گئی تھی۔ وہ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکی تھی اور اب ٹیسٹ تھا۔ شہریار کے کہنے پہ ایک اسٹوڈنٹ نے اٹھ کے تمام پیپرز پوری کلاس میں ڈسٹریبیوٹ کیے تھے۔ تمام کلاس ٹیسٹ پیپرز پکڑتے ہی اسے حل کرنے لگی تھی، جبکہ اشال ٹیسٹ پیپر تھامے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کچھ سوال تو ایسے تھے جنہیں وہ کر سکتی تھی، لیکن کچھ اسے بالکل بھی نہیں آتے تھے۔ وہ خود کو نارمل رکھتے وہ سوالوں کو کرنے لگی تھی، جبکہ وہ دور بیٹھا اس کے چہرے کے ہاتھ تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ٹیسٹ کا وقت ختم ہو چکا تھا اور تمام اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ٹیسٹ جمع کروا چکے تھے۔ لاسٹ پیریڈ میں آپ کو آپ کے ٹیسٹ مل جائیں گے، اور جو اسٹوڈنٹ آخری پیریڈ میں غیر حاضر ہوا وہ آئندہ مجھے میری کلاس میں نظر نہ آئے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، حکمیہ لہجے میں کہتے وہ اپنا سامان سمیٹنے لگا تھا، جبکہ اشار نے پریشانی سے اپنے لب پوچھ لے تھے اور تھکی ہوئی حالت میں وہ ٹیبل پہ سر رکھ چکی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچتے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا ٹیسٹ بے حد خراب ہوا تھا، لیکن یہ آنسو ٹیسٹ کے خراب ہونے کے نہیں تھے، بلکہ اس شخص کے اس کے ساتھ برتے گئے رویے کے تھے۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن ایک بار بھی اس نے اسے یہ محسوس نہیں کروایا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کے لیے موجود ہے یا وہ اس کی مدد یا حفاظت کرے گا۔ اس شادی کے بعد وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ پڑھائی اور ذمہ داری اور بیماری سب ساتھ جھیلتے وہ تک گئی تھی۔ پڑھائی میں بھی وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر چیز میں ہر وقت میں اس کے ساتھ ہوتے تھے، بچپن سے، جس وجہ سے وہ پڑھائی میں بے حد اچھی تھی۔ اسے اپنی بیماری کبھی محسوس بھی نہیں ہوئی تھی، جو کہ اب اس کے لیے عذاب بن کے رہ گئی تھی اس شخص کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ اسے ایسا محسوس کرواتا تھا کہ وہ کوئی اجنبی ہے اس کے لیے۔ اس سے بات تک وہ کبھی نرم لہجے میں نہیں کرتا تھا کہ وہ اسے اپنی پریشانی یا تکلیف بیان کر سکے۔
उसके साथ रहते वो ऐसा महसूस करती थी कि जैसे वो दुनिया की वाहिद इंसान होगी जिससे वो नफरत करता है और उसकी मौजूदगी उसे नागवार गुजरती है। जबकि वो पूरी कोशिश करती कि वो एक बीवी होने की ज़िम्मेदारियाँ निभा सके, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती थी। और इस नाकामी पर उस शख्स से मिली फटकार, बेइज्जती, उसे खुद से नफ़रत करवाने पे मजबूर कर देती थी। शहरयार मलिक ने क्लास से जाने से पहले इशाल की तरफ देखा था। उसका चेहरा छुपा हुआ था, वो नहीं देख सका था कि वो रो रही है। पूरी क्लास जा चुकी थी और हमेशा की तरह वो वहीं अकेली बैठी रह गई थी। शहरयार मलिक का उसको बिहेवियर बहुत अजीब लगता था। ना वो किसी के साथ बात करती थी, ना उसकी कोई दोस्त थी, ना वो कहीं जाती, ना कैंटीन से कुछ खाती। बस वो सीट पर सुबह आकर बैठती और फिर उठती जब घर जाने का वक्त होता। पता नहीं ये लड़की कब खुद को बदलेगी। आहाना तमीज़ लहजे में खुद से कहते वो भी अपना बैग उठाए बाहर निकल गया था। वो किसी दौर में एक बहुत अच्छी और ब्राइट स्टूडेंट रही थी। अब ज़िम्मेदारियाँ और रवैये मार रहे थे उसे। दोपहर के वक़्त तमाम स्टूडेंट क्लास में मौजूद थे। शहरयार मलिक के बुलाने पर सर लहजे में हर एक स्टूडेंट को बुलाते वो उन्हें उनके टेस्ट थमा रहा था। शहरयार मलिक का मूड भी कुछ ख़राब लगता शायद। वो इशाल फातिमा का टेस्ट चेक करके आ रहा था। जिस तरह वो पढ़ाता था उसका कोई स्टूडेंट कभी फ़ेल नहीं हुआ था और इशाल का इन 3 माह में एक भी टेस्ट दुरुस्त नहीं हुआ था। वो अभी घबराहट से उंगलियां मरोड़ रही थी, जानती थी कि टेस्ट खराब हुआ है उसका और वो हमेशा की तरह उससे बेइज्जत करने वाला है पूरी क्लास के सामने। मिस इशाल फातिमा। शहरयार मलिक ने इशाल का नाम पुकारा था और गहरा सांस भरते हिम्मत करते वो अपनी सीट से उठी थी और शहरयार के डेस्क की तरफ बढ़ गई थी। ये है आपका टेस्ट। वो धाड़ा था उस पर। पूरी क्लास का टेस्ट दुरुस्त था सिवाय उसके। उसकी धाड़ पर उसका दिल कांप उठा था। मुझे समझ नहीं आता आप पढ़ने आती ही क्यों हैं जब आपको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो आपको तो सिर्फ घर बैठकर आराम करना है, बाकी आपसे कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। सिर्फ मैं ही नहीं, हर सब्जेक्ट का टीचर आपकी कंप्लेन करता है। आप किसी एक भी टेस्ट में इम्प्रूव नहीं कर पा रही। पता नहीं आप यूनिवर्सिटी में कर क्या रही हैं। आप तो अभी स्कूल में भी पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगी। प्राइमरी के बच्चे भी आपसे अच्छा पढ़ते होंगे। पता नहीं आपके वालिदैन ने आपको स्कूल कैसे क्लियर करवाया होगा या फिर आप उन्हीं के उनसे ताल्लुकात की बेस पर यहाँ तक पहुँची होंगी। वो गुस्से में उसका टेस्ट ज़मीन पे फैल चुका था और उस बेइज्जती और शर्मिंदगी पर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे जो गालों पे बह गए थे। वो बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज हलक से निकलने से इनकारी थे। ज़मीन पे पड़े टेस्ट को देखा था उसने, उस पर उसके वालिद का नाम लिखा था। इन 3 माह में वो एक बार भी अपने वालिदैन से नहीं मिली थी। उसे शिद्दत से अपने बाबा याद आए थे। आंखों से बहते आंसुओं को उसने साफ किया था और नीचे से टेस्ट उठाते वो उससे फासले पे आ खड़ी हुई थी। उनका रिश्ता इस यूनिवर्सिटी में मौजूद कोई नहीं जानता था। वो इस कदर गुस्से में था कि उसका रोता हुआ मासूम चेहरा और उस पर रकम तकलीफ भी नहीं देख पाया था। सॉरी प्रोफेसर, लेकिन मेरे वालिदैन को दरमियान में नहीं लाएं। मैं यहाँ तक अपनी मेहनत के बल पे पहुँची हूँ और उनके सपोर्ट की वजह से, ना कि उनके ऊंचे ताल्लुकात की वजह से। उन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पे मुझे सपोर्ट किया है, ना कि बेइज्जत। वो शादी के बाद पहली दफ़ा उसके सामने बोलने की हिम्मत कर पा रही थी और शहरयार मलिक ने ज़ब्बत से मुठियाँ भींची थी। हाँ, मैं दूसरे टीचर्स के सब्जेक्ट में भी वीक हूँ, लेकिन कोई भी मुझे आपकी तरह सबके सामने बेइज्जत नहीं करता। मैं पढ़ाई में ज़रूर वीक हूँ, लेकिन आपकी तरह इखलाक में कमज़ोर नहीं हूँ। आपको दूसरों के अलावा अपनी ज़ात में भी मौजूद खामियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो सख्त लहजे में बोल रही थी और शहरयार मलिक की बात हुई थी। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलती, उसका हाथ उठा था और इशाल के गाल पर पड़ा था। पूरी क्लास का मुंह खुला का खुला रह गया था। इशाल ने गाल पे हाथ रखते तकलीफ और बेयकीनी से उसे देखा था। उसे यकीन नहीं हुआ था शहरयार मलिक उस पे हाथ भी उठा सकता है, जबकि वो खुद बेयकीन सा था। पहली दफ़ा उसने किसी पे हाथ उठाया था और वो भी लड़की पर। पूरी क्लास हैरान सी उन दोनों को देख रही थी। जिल्लत और तकलीफ के साथ उसकी आंखों से कई आंसू उसकी गालों पे बह निकले थे। तकलीफ भरी नजरों से इशाल ने शहरयार मलिक की तरफ देखा था और शहरयार को अपनी गलती का एहसास हुआ था। आंखों में मौजूद गुस्सा अब पछतावे और परेशानी में बदला था। वो फौरी उसे थामने के लिए आगे बढ़ा था, जबकि वो फौरी 2 कदम दूर हुई थी और फिर वो रुकी नहीं थी। वो वहां से भागते हुए बाहर की तरफ चली गई थी। छुट्टी की बेल बजी थी और तमाम स्टूडेंट अपना अपना बैग उठाते बाहर की तरफ चल पड़े थे, जबकि वो अपनी कुर्सी पे बैठते अपना सर हाथों में घिरा गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। मैं कैसे उस पर हाथ उठा सकता हूँ? लेकिन वो यहाँ मेरी स्टूडेंट है, उसे भी तो ख्याल करना चाहिए कैसे अपने टीचर्स से बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उसे डांट सकता था, चुप करवा सकता था। हाथ उठाने का कोई जवाब नहीं बनता। उसने खुद ही दलील दी थी। क्यों वो थोड़ी सी भी
इम्प्रूव नहीं हो सकती। रो रही थी वो। मुझे यकीन है वो अब मेरे साथ तो कभी नहीं रहना चाहेगी। मुख्तलिफ सोचों को सोचते वो परेशान सा था। घर जाकर उससे बात करने का इरादा रखते वो उठ खड़ा हुआ था और अपना बैग उठाते वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा था जब उसे कुर्सी पर विशाल का बैग नजर आया था। क्या वो घर चली गई होगी? विशाल का बैग उठाते वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो बस स्टॉप पर बैठी थी, आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। इन 3 माह में वो कोशिश करके देख चुकी थी, शायद वो उसके साथ थोड़ा नर्म पड़ जाए, लेकिन वो दिन ब दिन मजीद सख्त होता जा रहा था। और आज जब उसने सबके सामने हाथ उठाया तो आज उससे खौफ महसूस हुआ था और एहसास हुआ था कि वो गलत जगह कोशिश कर रही थी। वो उसके साथ नहीं रह सकती। वो दोनों आग और पानी थे जिनका साथ रहना नामुमकिन सा था। और वो अब फैसला कर चुकी थी कि उससे उस शख्स के साथ हरगिज नहीं रहना। वो उसे खुद से नफरत और अपनी बीमारी के साथ नफरत करवाने के साथ साथ उसे अपनी पढ़ाई, शौक और ख्वाबों से भी नफरत करवा गया था। वो खुद को एक बेकार इंसान समझने लगी थी। दरवाजे के बाहर खड़े उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो शहरयार के अपार्टमेंट नहीं गई थी, बल्कि वो आज अपने घर, अपने माँ बाप के घर आई थी, जो उसे वाकई अपना घर लगता था। 2 से 3 बार बेल बजाने पर दरवाज़ा खुला था और वो कोई और नहीं बल्कि इशाल की माँ थी। उसे इस वक्त इस हालत में दरवाजे के सामने खड़ा देख उन्हें झटका लगा था। वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ी थी और उनके गले जा लगी थी। उन्होंने भी नरमी से उसे गले लगाते उसकी कमर को थपथपाया था। मैंने आपको बहुत याद किया ममा, और बाबा को भी। आप दोनों मुझसे मिलने नहीं आए, वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान कह रही थी। और उन्हें फिक्र हुई थी अपनी लाडली बेटी को इस तरह से रोते उसे आज तक नहीं देखा था। और रोना तो वैसे भी उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। हमने भी आपको बहुत याद किया, लेकिन आप दोनों रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाते हो और एक इतवार का दिन तुम दोनों का वक्त मिलता होगा, तो हमें लगा अभी हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वो नरमी और मोहब्बत से कह रही थी। उसका रवैया उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने उसे खुद से दूर करते उसे अपने सामने किया था। तुम अकेली आई हो? शहरयार नहीं आया तुम्हारे साथ? उन्होंने नरमी से उसके आंसू पोंछे थे। वो काम में मसरूफ थे, उनके पास वक्त नहीं था और मुझे आपसे मिलने था, इसलिए मैं अकेली आ गई। उस जालिम शख्स को याद करते मजीद आंसुओं में रुवानी आई थी। वो उन्हें अभी कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। थप्पड़ में भी इतनी शिद्दत न थी कि उसके गाल पर निशान छोड़ता। फिर कौन छोड़ गया है तुम्हें? वो मज़ीद परेशान हुई थी। कोई नहीं, मैं बस से आई हूँ। वो अपने आँसुओं को रगड़ते इतने आम से अंदाज में बोली थी जैसे ये कोई बात ना हो, जबकि उन्हें झटका लगा था। आज तक उन्होंने अपनी बेटी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं जाने की जहमत नहीं दी थी। वो लोग डरते थे और शहरयार ने कैसे उसे अकेला जाने दिया, यही सोच उन्हें परेशान कर रही थी। अच्छा जाओ, फ्रेश होकर कपड़े बदलो, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर तक तुम्हारे बाबा भी आने वाले हैं। मुस्कुराते उन्होंने उसके माथे पे प्यार दिया था और वो ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। शाम के वक़्त वो चाबी से दरवाज़ा खोलते अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। आज कोई भी लाउंज के सोफे पे सोया हुआ वजूद उसे नहीं मिला था, जो रोज़ाना मिलता था। वो अपने कमरे में होगी यही सोचते उसने इशार का बैग सोफे पे रखा था और अपने रूम की तरफ फ्रेश होने के लिए बढ़ गया था। फ्रेश होकर वो किचन में दाखिल हुआ था। डिनर बनाने की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। ज़हन में अभी भी इशाल फातिमा मौजूद थी। वो नहीं नज़र आ रही थी तो दिल अजीब सा हो रहा था। ऊपर से दोपहर में जो हरकत वो कर चुका था, शर्मिंदगी अलग से थी। माफ़ी भी मांगनी थी उससे, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा था। रेफ्रिजरेटर से कुछ सब्जियां निकालते उसने शेफ पे रखी थी, लेकिन कुछ सोचते खुद ही हाथ रोक लिया था। एप्रोन उतारते एक तरफ रखा था। पहली बार इरादा आज उसे कहीं बाहर ले जाने का हुआ था और इसी बहाने माफ़ी मांगने का भी, लेकिन ख्याल ये नहीं आया था कि जब गलती सबके सामने की है तो माफ़ी भी सबके सामने मांगनी चाहिए। जब वो बराबरी का कायल था तो बराबरी भी फिर बराबर की रखनी चाहिए थी। ईशान के कमरे के बाहर खड़े होते उसे 2 बार नॉक किया था, लेकिन जवाब ना आने पर वो गहरा सांस भर के रह गया था। शायद वो बेहद नाराज या गुस्सा थी। यही सोचते वो कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन कमरा अंधेरे में डूबा खाली था।
जहाँ तक उसे याद था वो लड़की तो रात को भी कमरे की लाइट चलाकर सोती थी। परेशान सा वो वॉशरूम की जाने बढ़ा था। वो कहीं नहीं थी। इशाल, इशाल, कहाँ हो तुम? वो उसका नाम चिल्लाते हर जगह ढूंढ रहा था। अपने कमरे में, बाहर, किचन, हर जगह वो कहीं नहीं थी। परेशानी में फंसा था, मैं सोफे पे बैठ गया था। वो किसी के घर भी नहीं जाती, ना पड़ोस में, ना किसी से बात करती थी। वो उसे उन जगहों पे ढूँढना फ़िज़ूल था। इशाल का फ़ोन उसके बैग में था, वो कॉल भी नहीं कर सकता था उसे। अब अपनी लापरवाही पर बेहद गुस्सा आया था। वो यूनिवर्सिटी में नहीं थी तो कहाँ जा सकती है वो? रोज़ तो वो घर आ जाती है। कहाँ चली गई हो तुम? उसने बालों को मुठियों में जकड़ा था। दिल में खौफ़ घर करने लगा था। आखिर कहाँ थी? कैसी थी वो? वो रोते हुए वहाँ से गई थी। गाड़ी की चाबी उठाए वो बाहर निकल गया था। सड़कों पे, यूनिवर्सिटी के रास्ते, हर जगह वो ढूँढ रहा था लेकिन वो कहीं नहीं थी। गाड़ी को ब्रेक लगाते वो रुक गया था। अगर वो अपने घर हुई तो? इस ख़्याल ने उसका चैन उड़ा दिया था। अगर आज की हरकत उसे अपने वालिदैन को बता दी तो वो कैसे उनका सामना करेगा? यही सोच उसे मज़ीद शर्मिंदगी में धकेल गई थी। और वो दोबारा कभी अब विशाल को उसे नहीं देंगे, वो जानता था। उसे विशाल से मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन अब उसे खोने का ख़्याल दिल काट रहा था। एक बार मौका तो देती मुझे कुछ कहने का। बगैर कुछ कहे तुमने फ़ैसला कर लिया मुझे छोड़ के जाने का। मैं खुद नहीं जानता मैं इतना कैसे गिर गया कि मैंने एक लड़की पे हाथ उठाया। वो छोटी है मुझसे, लाड में पली है। मुझे ख़याल करना चाहिए था। परेशानी से उसने पिछली सार सीट पे सर टिकाया था, लेकिन वो ऐसे इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता था। उसे बात करनी थी उससे। गाड़ी स्टार्ट करते उसने विशाल के घर की तरफ मोड़ी थी। कुछ ही देर में वो विशाल के घर के बाहर खड़ा था। शादी के बाद वो पहली दफ़ा यहाँ आ रहा था और परेशानी उसे मज़ीद घबराने पे मजबूर कर रही थी। हिम्मत करते उसने बेल बजाई थी और दरवाज़ा इशाल के डैड ने खोला था। उसे खड़ा देखकर वो मुस्कुराए थे। "आ गए तुम? अंदर आओ।" वो गर्मजोशी से उससे मिले थे और वो उनका नॉर्मल रवैया देखकर थोड़ा पुरसकून हुआ था और शर्मिंदा भी। जो वो अब तक कर चुका था, इशाल ने फिर भी उसका पर्दा रखा था। दिल में उसके लिए अहमियत और कदर बड़ी थी। अहमद साहब शहरयार को लिए लाउंज में दाखिल हुए थे, जहां वो इशाल की माँ से भी मिला था। उनका रवैया भी नॉर्मल लगा था। वो सब वहीं बैठ के बातें करने लगे थे। आज आपकी वाइफ यहाँ है तो आप आ गए, वरना मुझे नहीं लगता आपने कभी नजर आना था बरखुरदार। अहमद साहब उस पर मीठा तंज करते मुस्कुराए थे और वो भी मुस्कुराया था, जबकि नजरें आसपास मुसलसल इशार को ढूंढ रही थी। अपने कमरे में है वो, खाना खाकर अभी गई है। सो गई होगी अब तक तो वो। आप खाना खाकर फिर मिल लेना उससे। वो उठ खड़ी हुई थी उसके लिए खाना लगाने के लिए, जबकि वो भी फौरन उठ खड़ा हुआ था। वो इतनी जल्दी सो चुकी थी, उसकी तबीयत को लेकर परेशानी सी हुई थी। नहीं आंटी, रहने दे, मैं खाना खा के आया हूँ। बस इरशाद से मिलने आया था मैं। क्या आप मुझे उसके कमरे का बता देंगी? वो बेचैनी से बोला था, जबकि हैरत से उन दोनों ने शहरयार को देखा था। इतनी बेचैनी का मुजाहिरा तो कभी नहीं देखा था उसमें, लेकिन वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। अच्छा, आओ मैं आपको छोड़ देती हूँ इशाल के कमरे तक। वो उसके साथ ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। आपसे एक बात पूछूं बेटा? बुरा तो नहीं मानोगे? वो हिचकिचाई थी। नहीं आंटी, आप वो चाहें पूछ सकती हैं। वो अदब से गोया हुआ था। आप मेरी बेटी के साथ एडजस्ट तो कर पा रहे हो ना? खुश तो हो उसके साथ? उसका सवाल था। शहरयार नजरें झुका गया था। ना तो वो दोनों एडजस्ट कर पा रहे थे और ना खुश थे। आप दोनों में कोई झगड़ा या कोई बात हुई है? एक गहरा सांस लेते शहरयार ने उनकी तरफ देखा था। उनके दरमियान झगड़ा तो कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा उसे सुना देता और वो खामोशी से सुन लेती थी। अगर आप दोनों नहीं बताना चाहते तो मैं भी नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर सकती हूँ। आप जानते हो वो बीमार है, वो नॉर्मल लोगों जैसी नहीं है और ना कभी हो सकती है। अगर कभी आप उससे तंग या परेशान हो जाओ तो हमें हमारी बेटी वापस कर देना। हम बचपन से उसे संभालते आ रहे हैं तो अब भी संभाल सकते हैं, लेकिन उसे तकलीफ़ नहीं देना। हम उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते। जिस तरह से वो आज रोते हुए आई थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर आइंदा ऐसा हो तो खुद छोड़ जाना उसे हमारे घर। हमें हमारी बेटी से कोई मसला नहीं है। वो नरमी से गुजारिश भरे लहजे में बोल रही थी, जबकि वो उनके लफ्ज़ बीमार पे ही अटक गया था। उसे क्या था वो नहीं जानता था। क्या हुआ है उसे? वो बीमार क्यों है? वो परेशानी से बोला था और उन्होंने हैरत से शहरयार को देखा था। इतने अरसे से वो उनकी बेटी के साथ रह रहा था। वो उसकी बीमारी के मुतालिक नहीं जानता था और ना किसी ने उसे कुछ बताया था। आप नहीं जानते इशाल की बीमारी के बारे में? उसने नफ़ी में सर हिलाया था और उसने कभी आपको बताया भी नहीं। एक बार फिर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। उसे बचपन से नैरो सर्कुलेटरी एस्थेनिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिल का साइज आम साइज से बेहद छोटा होता है।
وہ تیز کام نہیں کر سکتی، وہ دوڑ نہیں سکتی، وہ کمزور رہتی ہے، ہمیشہ سانس پہ بھی ہاتھ پھولتا ہے اس کا۔ اگر وہ جلدی یا تیز کام کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لیکن میری بچی بہادر ہے، وہ اپنی بیماری سے لڑ کے بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ اشال کے متعلق اسے بتا رہی تھی اور شہریار پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور ساتھ ہی وہ شرمندہ بھی تھا۔ اشال کی حالت اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے اس کے متعلق بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا آپ کے پیرنٹس جانتے تھے، ہمیں لگا آپ کو بتایا ہوگا انہوں نے، اور آپ سب جانتے ہوئے ہی اس شادی کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ وہ خود حیران ہوئی تھی اور شہریار کو دل چاہا تھا اپنا سر کہیں دیوار میں جا کر مارے۔ اس کے والدین اس کی پرفیکٹ ٹیچر سے واقف تھے، وہ شادی سے انکار نہ کر دے اس ڈر سے انہوں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے باتیں کرتے وہ اشال کے کمرے کے سامنے آ رکے تھے۔ ہمیں تم پہ بھروسہ ہے، تم کبھی ہماری بیٹی کو ہرٹ نہیں کرو گے۔ اگر وہ تمہارے معیار پہ نہیں اتر سکے تو ایک بار پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ہماری بیٹی ہم پہ بوجھ نہیں۔ انہوں نے شہریار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور تھپ تھپاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ جب اشال کے کمرے کے سامنے کھڑے وہ گہری سوچ میں تھا۔ کبھی اس نے اشال کو کچھ کہنے سمجھانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور وہ اس کے ڈانٹ پھٹکار سننے کے بعد کوشش کرتی تھی بدلنے کی، لیکن وہ نہیں کر سکتی تھی اور یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ اب سمجھ آ رہا تھا، اب اسے شکل دکھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی اندھیرے میں وہ سادہ سے ہاف وائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی تھی۔ چہرے پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی جس سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے اس طرح سے دیکھتے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے اشال کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دروازے پر ہلکے سے انگلیوں کی مدد سے نوک کیا تھا اور چونکتے اشال نے فوری آنسو صاف کیے تھے اور مڑ کر دیکھا تھا۔ شہریار کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے سوچا نہیں تھا وہ اتنی جلدی اسے یہاں دیکھے گی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائے جہاں یہاں سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے آیا ہوں، کیسی ہو تم؟ وہ بے انتہا نم لہجے میں بولا تھا اور وہ حیرت زدہ ہوئی تھی پہلی بار اس کی اتنی نرم آواز اور لہجہ سنتے۔ میں کیسی ہوں یا کیسی نہیں، زندہ ہوں یا مردہ، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ تنفر سے کہتے رخ موڑ گئی تھی۔ اس ظالم شخص کو دیکھتے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ تم نے مجھے ابھی تک اندر آنے کا بھی نہیں کہا اور جانے کا کہہ رہی ہو۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر اچھا لگا ہے۔ آواز اب بھی نرم تھی جبکہ اشال کو غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے گھر میں نہیں تھی جو اس سے ڈرتی اور نہ ہی اب وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کو دیکھ کر نفرت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اب تو کیا، اب کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ ایک پورے انسان ہیں، کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں۔ میں رہنا بھی نہیں چاہتی آپ کے ساتھ۔ بابا کو سب بتا دوں گی میں، جائیں یہاں سے، نہیں دیکھنی مجھے آپ کی شکل۔ وہ غصے میں چیخی تھی اور شہریار نے فوری دروازہ بند کیا تھا تاکہ باہر آواز نہ جائے۔ جبکہ اسے دروازہ بند کرتے دیکھ وہ گھبرائی تھی۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، آپ کو سنائی نہیں دیا؟ وہ ایک بار پھر چیخی تھی اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، سانسیں پھولنے لگی تھی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے وہ واپس کرسی پر بیٹھ کر گہری سانس لینے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ایک بار پھر پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے قدم اشال کی طرف اٹھانے شروع کیے تھے اور اشال نے ڈرتے اسے دیکھا تھا، لیکن پھر ایک دم ہمت آئی تھی۔ یہ اس کے باپ کا گھر تھا، وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس نہیں آئے، کیا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ یہ آپ کی یونیورسٹی یا پھر آپ کا گھر نہیں ہے جو آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھا سکیں۔ وہ ایک بار اسے دیکھتے کھڑے ہوتے خوف سے چیخی تھی اور اس کی آنکھوں میں ڈر شہریار کے دل میں چبھا تھا۔ وہ اسے کیسا انسان سمجھ رہی تھی؟ اسے لگ رہا تھا وہ یہاں بھی اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ اسے ویسا ہی سمجھ رہی تھی جو شوہر بیویوں کو ایبیوز کرتے ہیں۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ کو نہیں جانا یہاں سے؟ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، غصے سے کہتے وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اپنے بازو کا حصار اس کے گرد باندھا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی اس کی گرفت میں
खुद को छुड़वाने की वो बेहद कोशिश करने लगी थी, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त से वो खुद को नहीं निकाल सकी थी और कुछ ही वक़्त में उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। साँसें फूल गई थी और वो बेहद निढाल हो चुकी थी। उसे निढाल महसूस करके शहरयार ने नरमी से उसकी पीठ सहलाई, उसके बालों पे होंठ रखे थे। आज एक बार फिर अपनी बेबसी और बीमारी पर बेहद गुस्सा आया था। वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्यों थी वो इतनी कमज़ोर? आई एम सॉरी। वो नम से सरगोशीनुमा आवाज में नरमी से उसकी पीठ सहलाते हुए बोल रहा था और इशाल ने हिम्मत करते उसके सीने पे हाथ रखते उसे दूर किया था और कुर्सी पे ढह सी गई थी। गहरे सांस लेते वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत देखते शहरयार ने पानी का गिलास उठाते उसके सामने घुटनों के बल बैठा था और पानी का गिलास उसके सामने किया था। रिलैक्स, पानी पियो, गुस्सा नहीं करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं तुम्हारे लिए। वो नरमी से उससे बात कर रहा जबकि इशाल ने तैश में आते उसके हाथ से पानी का गिलास लेते जमीन पे दे मारा था। कांच टूटते फर्श पे बिखर गया था और वो हैरान था उसका रूप देखते। वो तो हमेशा खामोश सी पुरसकून रहने वाली लड़की थी। इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था उसमें। इतना अरसा मुझे जलील करते, मुझे मेरी बीमारी के ताने मारते, हर वक्त मुझ पर चिल्लाते, लोगों के सामने मुझे नीचे दिखाते, सबके सामने मुझ पे हाथ उठाते वक्त जब ख्याल नहीं आया तो मेरे माँ बाप के घर मुझ पे ये झूठी हमदर्दियां जताने की ज़रूरत नहीं है। वो फूली हुई सांसों के दरमियान अब भी गुस्से में बोल रही थी। उस शख्स का ये झूठा रवैया बेहद गुस्सा दिला रहा था। बीमारी के ताने? सॉरी ईशान, मैंने तुम्हें बीमारी के ताने कभी नहीं दिए। हाँ, तुम्हारे सुस्त होने पे चोट करता था मैं, मगर मुझे लगता था कि तुम सुस्त हो और बस मैं तुम्हें बदलना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ मसला है, वरना आदत बदली जा सकती है, बीमारी नहीं। मैं क्यों फिर ये सब करता जब मैं जानता कि ये सब बदला ही नहीं जा सकता। मुनादिम सा था जबकि उसे झूठ समझते उसे फिर गुस्सा आया था। झूठ नहीं बोलें, और अगर आपको लगता है कि ये सब करके आप मुझे वापस अपने घर दोबारा जलील करने के लिए ले जाएंगे तो भूल है आपकी। दोबारा आपसे जलील होने के लिए मैं आपके घर नहीं आऊंगी। मेरे चंद लफ्ज़ों पर जब आप मुझ पर सबके सामने हाथ उठा सकते हैं तो क्या मैं नहीं जानती आप इतना सब होने के बाद मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मार डालेंगे मुझे। इशाल की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। वो टूटना नहीं चाहती थी, वो टूट रही थी, जबकि उसके लफ्ज तीर की तरह लगे थे शहरयार के दिल में। वो उसे कैसा इंसान समझ रही थी। गुस्सा और एक थप्पड़ उसके दिल में उसे जान से मार देने का खौफ तक बरतेगा वो नहीं जानता था। वो एक थप्पड़ उसकी सारी शख्सियत को खाक में मिला गया था। उसे एक अच्छा डिसेंट इंसान होने की जगह एक एब्यूजर्स और मेंटली सिक होने का तासुर दे गया था। मैं ऐसा नहीं हूँ ईशाल। मैं नहीं जानता था तुम्हारी बीमारी के बारे में। अपनी सफाई पेश करने में उसके हल्क से बामुश्किल लफ्ज निकले थे। झूठ बोल रहे हैं आप। मजीद झूठ नहीं सुनना मुझे। जाएं यहाँ से। मुझे नहीं रहना आपके साथ। धीमी आवाज में कहते वो चेहरा अपने हाथों में छुपा गई थी। आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे अभी बताया है आंटी ने तुम्हारे बारे में। मैं कुछ नहीं जानता था। वो हार रहा था। जितना बदगुमान वो खुद से उसे कर चुका था, अब मुश्किल था कि वो कभी उसका भरोसा कर सके। वो थक कर उसकी गोद में सर रख गया था। विशाल ने चौंकते चेहरे से हाथ उठाकर उसे देखा था। घबराहट में विशाल ने उसके बालों पे हाथ रख के उसे परे धकेलना चाहा था। वो आदी नहीं थी उसके लम्स की, घबराहट होती थी उसे उसके लम्स से। शहरयार ने उसकी कमर के घर बाजू खायल करके पीछे होने से इनकार कर दिया था। घुटनों के बल फर्श पे बैठा वो उसकी गोद में ही सर रखे हुए था। एक बार सुन लो यार, यकीन कर लो एक बार, प्लीज। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया था। दोपहर में जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं उसे तस्लीम करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उसके लिए दोपहर से शर्मिंदा हूँ। पहली बार सिर्फ तुम पर गलती से हाथ उठा है मेरा। वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे गुस्सा आ गया था। तुम्हारा टेस्ट कभी अच्छा नहीं होता था, जबकि सबका ठीक होता था। मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद अनाउंस करना चाहता था हमारी शादी के मुतालिक, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे मुतालिक कोई कुछ भी करने की हिम्मत करे। मैंने देखा है सोसाइटी में चोरों के मरने के बाद उसकी बीवियां कैसे जलील हो रही होती हैं, क्योंकि ना तो वो पढ़ी लिखी होती है ना ही कुछ करना जानती हैं। मैं चाहता था तुम अपना करियर बनाओ, मेरी बीवी एक मेहनती और एक एम्बिशियस वुमेन बने। अगर कभी मैं या तुम्हारे वालिदैन ना भी रहें तो तुम एक मजबूत और इंडिपेंडेंट लड़की हो। लोग तुम्हें मेरी बीवी के तौर पर देख कर फख्र तो करें, ना कि तर्स की निगाह से देखें।
तुम्हें अपने बच्चों को पालने के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े। कभी अगर मुझसे लड़ाई हो भी जाए तुम्हारी, तो तुम्हें ये ना महसूस हो कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तुम अपने फैसले लेने में मजबूत बनो। मैं बस तुम्हें एक परफेक्ट लड़की बनाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी के मुतालिक नहीं जानता था, वरना मैं तुम्हें दूसरे तरीके से ट्रीट करता। सॉरी यार, मेरी गलती है, मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन मुझे नहीं छोड़ो, बस एक मौका दे दो प्लीज़। वो मिन्नत कर रहा था और वो दम साधे उसे सुन रही थी। मैं आपके मायार पर पूरा नहीं उतरती और ना ही कभी उतर सकूंगी। आपको एक परफेक्ट लड़की चाहिए जो मैं कभी नहीं बन सकती। बेहतर है आप मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लें जो आपके मयार पर पूरा उतरती हो। वो रुख फेर गई थी और शहरयार ने उसकी तरफ नरम नजरों से देखा था। मैं तो जालिम था, तुम तो नहीं बनो। आखिरी मौका देकर देख तो लो। अगर दोबारा तुम्हें कभी मुझसे शिकायत हुई तो तुम्हारा जो फैसला होगा वो मुझे कबूल है, लेकिन इस तरह अलहदा होने की बात तो नहीं करो। वो उसके हाथ था, मैं मिन्नत से बोला था, मैं कह चुकी हूँ मुझे नहीं रहना आपके साथ। हमारी कौन सी ऐसी दिली वाबस्तगी है जो हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो उकताई थी उसके इस रवैये से। तुम्हारी नहीं है, मेरी तो है तुमसे दिली वाबस्तगी। तुम छोड़ सकती हो, मैं नहीं छोड़ सकता। वो बेबसी से बोला था और ये झूठ नहीं लगा था। वो हैरत से उसे देख रही थी। आप एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको मुझसे इतने झूठ बोलकर? उसके हाथ चटके थे इशाल ने, जिन्हें वो इंतहाई नरमी से दोबारा थाम चुका था। झूठ नहीं है। पहली बार जब तुम्हें दुल्हन के रूप में अपने कमरे में देखा था, उसने दिन तहिया कर लिया था कि जिंदगी भर मैं तुमसे वफादार रहूंगा। तुम्हारी खामियों पर तुम्हें बदलने का ख्याल तो हमेशा आया, लेकिन कभी छोड़ने का नहीं। तुम मुझसे छोटी थी, अभी इसलिए ना तुम्हारी तवज्जो भटके और ना मैं बहकूं। तुम्हें देखकर, तुम पे हक रखकर, इससे पहले कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, इसलिए तुम्हारा कमरा अलहदा कर दिया था मैंने। जब तक तुम पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती, मैं तुम पर किसी भी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहता था। बच्चों का तो हरगिज़ नहीं, इसलिए दूर रहा तुमसे। तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम रखा, जानता हूँ गलत हूँ मैं, लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी तुम्हें लेकर। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता था। प्लीज़ मुझे नहीं छोड़ो, बस आखिरी मौका दे दो। उसके हाथों पे अपने होंठ रोक गया था, आंखें नम होने लगी थी और वो अब तक उस पर भरोसा नहीं कर पाई थी। इतने अरसे के बाद एक पल में भरोसा कर लेना मुश्किल था। आप मुझे बहुत बेइज्जत कर चुके हैं और वैसे भी अब मैं बदनाम हूँ ही पूरी यूनिवर्सिटी में। हर टीचर की नालायक स्टूडेंट सबसे डम्ब और डल। मेरे जैसी लड़की आपकी बीवी है, अगर किसी को पता चल गया तो आपके सर्कल में वैसे ही आपकी बदनामी होगी। बेहतर है होश से काम लें, आप तो समझदार हैं। वो अपने हाथ छुड़वा गई थी उसके हाथों से। तुम एक लायक स्टूडेंट हो, तुम्हारे कॉलेज के ग्रेड्स देख कर ही मैंने तुम्हारा एडमिशन करवाया था यूनिवर्सिटी में। शायद जिम्मेदारियां और रवैये तुम्हारी पढ़ाई पे असर अंदाज हुए थे, लेकिन तुम नालायक नहीं हो। मुझे भी यही समझ नहीं आता था। तुम इतने अच्छे मार्क्स लेकर अब यूनिवर्सिटी में इतनी डल क्यों हो गई हो? गलती है मेरी, मैं सुधार लूंगा, एक आखिरी मौका मांग रहा हूँ प्लीज। आप अभी कह रहे हैं कुछ वक्त बाद आप तंग आ जाएंगे। जब मैं आपके मुताबिक एक परफेक्ट लड़की नहीं बन पाऊंगी, फिर आप मुझे छोड़ देंगे। अभी मेरे लिए आसान है आपके बगैर रहना, फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं बर्दाश्त बहुत कम कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे मुश्किल में ना डालें और जाएं यहाँ से। अगर आप डाइवर्स को लेकर परेशान मम्मा पापा की वजह से हैं, मैं कह दूंगी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं चाहती हूँ फिक्र नहीं करें, मुझे सबके सामने दूसरों को बेइज्जत करना नहीं आता। वो तनफ़ुर से कहते उसके हाथों से अपने हाथ निकाल गई थी और वो उस पत्थर दिल को देखे गया था। वो समझ रहा था वो लड़की है, उसके दिल में डर बैठ चुका है जो इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा। हाथ बढ़ाते चांद की रोशनी में चमकते उसके चेहरे को छुआ था। जिस गाल पे थप्पड़ मारा था, अंगूठे से नरमी से उस गाल को सहला रहा था। ईशान आंखें बंद करते गहरा सांस भरा था। ज्यादा दर्द हुआ था? वो नरमी से पूछ रहा था और वो उसे बता नहीं सकती थी। थप्पड़ से ज्यादा उसके रवैये ने तकलीफ दी थी उसे। वो महज अपना सर हाँ में हिला गई थी और शहरयार मलिक ऊंचे होते उसके गाल पे लपक चुका था। बेइख्तियार ईशान ने अपनी शर्ट को मुठियों में भींचा था। वो आती नहीं थी उसकी इन अनायात की। सॉरी, उसके गाल पे लब रख के ही उसने सरगोशी की थी। नहीं करें प्लीज़, नहीं करें, मैं नहीं कर सकती जो आप चाह रहे हैं। मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती, सब मजाक बनाएंगे मेरा। वो बेबस सी हुई थी। मैं साथ रहूंगा तुम्हारे, कोई कुछ नहीं कह सकता तुम्हें, वादा है मेरा तुमसे। तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हुई हो तो इस शर्मिंदगी को भी मैं खुद ही दूर करूंगा। प्लीज़ एक मौका दे दो, प्लीज़। उसके गाल पे लब रखे वो सरगोशी नवा आवाज़ में उसकी मिन्नत करते उसे कमज़ोर कर रहा था। तुम्हारे बगैर उस घर में चंद मिनट भी सुकून से नहीं गुजार सका। तुम्हारे बगैर ज़िंदगी मुश्किल कटेगी। प्लीज़ ज़िंदगी की इतनी बड़ी सज़ा ना दो, प्लीज़।
मैं भरोसा नहीं कर सकती आप पे। भरोसा तोड़ा मैंने है, उसे दोबारा कायम भी मैं ही करूँगा। मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप चाहे जो भी कर लें, मैं नहीं मानूँगी। अब वो ज़िद्दी हुई थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा और तुम्हें मना भी लूँगा। मना लेने से दिल के ज़ख्म भर जाते हैं क्या? उसका सवाल था और यहाँ शहरयार लाजवाब हुआ था। मैं भरने की कोशिश करूँगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, चाहे जितने भी लग जाएँ, मुझे उम्मीद है मैं कर लूँगा। और अगर नहीं कर सके तो जो फैसला होगा तुम्हारा मुझे कबूल है। सोच लें, मैं आपका ज़रा-सा भी तल्ख़ रवैया कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे आप जिस हालत में भी हों। मैंने बहुत कोशिश की थी इस रिश्ते को चलाने की, बहुत बर्दाश्त किया था मैंने, लेकिन अब नहीं करूँगी। अगर आपने सिर्फ़ ऊँची आवाज़ में बात की, तो आप डाइवोर्स पेपर्स रेडी रखेंगे और अगली बार आप इस तरह बैठकर मुझे फ़ोर्स नहीं करेंगे। मैं बीमार हूँ, लाचार नहीं। अकेले में एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ। मेरे माँ-बाप अभी ज़िंदा हैं, मेरे हर फ़ैसले में मेरा साथ देने के लिए। वो मज़बूत लहज़े में बोली थी। अपने माँ-बाप को लेकर उसके लहज़े में एतमाद और मज़बूती थी, जो मेरा ख़्याल है हर लड़की को होनी चाहिए। लेकिन ये खुशकिस्मती हर लड़की को नसीब नहीं होती। मंज़ूर है मुझे, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूँगा। वो सब मानने को तैयार था सिर्फ़ एक मौका पाने के लिए। अगर आपकी वजह से किसी ने मुझे कुछ भी कहा या शर्मिंदा किया, मैं तब भी नहीं रहूँगी आपके साथ। ऐसा मौका ही नहीं आने दूँगा मैं कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे डर लगता है, जो एक बार हाथ उठा सकता है, वो बार-बार भी तो उठा सकता है। वो फिर हार गई थी, मुश्किल था भरोसा। मैं कैसे यकीन दिलाऊँ तुम्हें, वो एक गलती थी। तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई थी। तुम मुझे बीवियों पर हाथ उठाने वाला, तशद्दुद करने वाला, उन्हें उन्हें अब्यूज़ या कत्ल करने वाला समझ रही हो, जबकि मैं वो नहीं हूँ। मर्द का औरत पे हाथ उठाना मर्द के लिए शर्मिंदगी का बायस है। पता नहीं औरत उसे अपने लिए शर्मिंदगी क्यों समझ रही थी है, मुझे समझ नहीं आता। बेइज्जती मेरी है तुम पे हाथ उठाना, मैं अपनी बेइज्जती बार-बार क्यों करवाना चाहूँगा? वो बेबसी से वापस उसकी गोद में सर रख गया था। वो अब तक घुटनों के बल बैठा था उसके सामने। भरोसा तोड़ा था, अब जोड़ना मुश्किल था। क्योंकि मुआशरा औरत को ही हमेशा गुनहगार समझता है। अगर मर्द ने हाथ उठाया है, तो ज़रूर औरत का ही कसूर होगा, वरना कोई फालतू में हाथ क्यों उठाएगा? यही सोच हमें शर्मिंदा करती है। वो सही थी और वो खुद सोच में पड़ गया था। इस मुआशरे की सोच को बदलना नामुमकिन था। अगर औरत हाथ उठाए मर्द पे तो भी सब ऐसा ही सोचेंगे, वो सोचता रह गया था। औरत तो बर्दाश्त कर जाती है, क्या मर्द बर्दाश्त कर सकता है औरत का हाथ उठाना? जो चीज़ हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हम दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो बर्दाश्त करें? अगले दिन प्रोफेसर शहरयार मलिक की गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आ रुकी थी, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। आज ईशान फातिमा उसके साथ मौजूद थी। वो उसे एक मौका दे चुकी थी, सिर्फ़ एक। दरवाज़ा खोलते वो नीचे उतरी थी, लेकिन वो घबराई हुई भी थी। सब उसे प्रोफ़ेसर के साथ देखकर क्या सोचेंगे? दूसरी तरफ से शहरयार भी उसके साथ आ खड़ा हुआ था। चलें? इशान ने नफ़ी में सर हिलाया था और वो उसका हाथ थाम चुका था और हल्के से मुस्कुराया था। जब एक मौका दे चुकी हो तो भरोसा भी थोड़ा-सा रख लो। नरमी से उसके हाथ पे गिरफ्त बढ़ाता वो अंदर की तरफ बढ़ गया था। क्लास की तरफ आते उसने हाथ छुड़वा दिया था और वो उसका हाथ थाम कर तो क्लास में दाखिल नहीं हो सकती थी। उसकी झिझक वो समझ रहा था। दरवाजे में खड़े होते शहरयार ने पहले इशान को अंदर जाने का कहा था और फिर उसके पीछे खुद दाखिल हुआ था। पूरी क्लास उन दोनों को इकट्ठे आता देख हैरान परेशान सी थी। इशान अपना लब दांतों तले दबाए पीछे अपनी सीट पे जा बैठी थी और वो अपने डेस्क पे जा खड़ा हुआ था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वो डेस्क पे लगे माइक में बोला था और सब स्टूडेंट ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया था। ये पहला लेक्चर था शहरयार का जो वो वक्त पे अटेंड कर रही थी। मिस अलीना, क्या आप थोड़ा सा फासले पे हो जाएंगी? मुझे यहाँ एक स्टूडेंट को बैठाना है। वो पहली लाइन में बैठी एक लड़की से मुखातिब हुआ था। जी सर। वो फौरी बैग उठाते एक तरफ को हुई थी। मिस इशाल फातिमा, प्लीज़ यहाँ आ जाएं। वो इशाल की तरफ देखते नम लहजे में बोला था और पूरी क्लास ने मुड़ते उसे देखा था और इशाल का दिल चाहा था कहीं छुप जाए। अपना बैग उठाते वो वहाँ आ बैठी थी। आज लेक्चर देर से शुरू करेंगे। आज कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे या नहीं? पूरी क्लास ने एक साथ हामी भरी थी और इशाल का दिल तेजी से धड़का था। बोलने से पहले शहरयार मलिक ने एक गहरा सांस लिया था। हमारी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हम खुद से अक्स कर लेते हैं।
हम अगर सामने वाले में कोई खामी देखते हैं, तो हम उसे उसकी बुराई या खामी समझकर दूर हो जाते हैं। उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई खामोश है, तो हम इसमें बहुत अक्कड़ है, ये सोचकर उससे बात नहीं करते। जबकि हो सकता है वो किसी परेशानी में हो या फिर उस मुश्किल ने ज़िंदगी उसे तोड़ दिया हो। बातचीत इस मसले का बेहतरीन हल है। बात करने से बहुत से मसाइल पैदा होने से पहले ही ख़त्म किए जा सकते हैं। मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी गलती बाकी सब भी दोहराएं। तमाम स्टूडेंट ने समझ रहे कि मैं अंदाज में सर हिलाया था और उससे एक वक्फा लिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने कल मिस इरशाद फातिमा पे हाथ उठाया था, जो कि मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। ये मेरी पहली गलती थी और आखिरी भी, जिस पर मैं शर्मिंदा और नादिम हूँ और ज़िंदगी पर रहूँगा। मिस इरशाद फातिमा, मैं अपनी गलती के लिए माजरत ख़्वाह हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए माफ़ कर सकती हैं? वो इंतहाई मुदबाना अंदाज में गुजारिश कर रहा था और पूरी क्लास की नज़रें इशार पे जा टिकी थी। कश्मकश सी थी सर की सबसे नापसंदीदा स्टूडेंट उन्हें माफ़ करती है या नहीं। कल अपने पसंदीदा टीचर की हरकत उन सबको नागवार गुजरी थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो इस तरह माफ़ी मांगेंगे। सबकी नज़रें इशार को घबराहट में मुब्तला कर रही थी। उसने धीरे से इस बात में सर हिलाया था और पूरी क्लास में इशाल फातिमा के लिए तालियों का शोर गूंज उठा था। शुक्रिया मिस इशाल फातिमा, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, अब आते हैं आपकी गलती की तरफ। उसका कहना था कि इशाल नसें चुका गई थी। वो प्रोफेसर था, बदतमीजी तो उसने भी की थी उसकी, और पूरी क्लास को हैरत हुई थी। आपको अपनी गलती भी मालूम नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ आपकी गलती। और मैं ख़ास तौर पर अब क्लास की सभी लड़कियों से मुखातिब हूँ, थोड़ा गौर से सुनिए। औरत इस कायनात की बनाई हुई सबसे मजबूत चीज़ है, तो खुद को कमज़ोर और बेचारा समझना बंद करें। एक औरत को अपने आप को इस तरह से रखना चाहिए कि कोई आपके किरदार पर उँगली उठाने या फिर आपसे कोई बात करने से पहले भी हज़ार बार सोचे। आप जितना खुद को कमज़ोर, मासूम और बेचारा दिखाएँगी, लोग उतना आप पे हावी होंगे, आपका मज़ाक बनाएँगे, इज़्ज़त तो फिर छोड़ ही दें। जितना आप खुद को मजबूत, पुरएतमाद बनाएँगी, उतना ही लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे और आप पर उँगली उठाने से पहले हज़ार बार सोचेंगे, क्योंकि वो जानते होंगे नहीं नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। बेचारी बनने से बुरी बनना हज़ार गुना बेहतर है। और याद रहे, औरतों को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे, तो रोने से पहले उससे भी रुलाएँ, फिर रोएँ। ये दुनिया अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरी बनती है और कमज़ोरों के लिए लड़ना भी सीखें, सिर्फ़ खुद के लिए नहीं। मैंने कल मिस इशाल पे हाथ उठाया, आप लोग चाहते तो मेरे खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकते थे, जो मैंने किया वो गलत था। आप मेरे खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि आप लोगों को किसी से कोई सरोकार नहीं है। और मिस इशाल फातिमा, आपकी गलती ये है कि कल आपको खामोशी से यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। मैं प्रोफ़ेसर हूँ आपका, मुझे हक नहीं था आप पे हाथ उठाने का। आपको इसका कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना चाहिए था, चाहे वो एक वापसी थप्पड़ की सूरत में क्यों ना होता। वो इशाल को देखते हुए बोला था और हैरत से क्लास ने और इशाल ने उसकी तरफ देखा था। वो शायद पहला कोई होगा जो खुद को वापसी थप्पड़ मारने की बात कर रहा था। वो उस पर कैसे हाथ उठा सकती थी, वो सोचती रह गई थी। आप सबको हैरत हो रही होगी या फिर शायद कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि कल मैं एक गलती करने के बाद आप सबकी नज़रों में अपनी इमेज साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। याद रखें, हम किसी का खुद के साथ किया पहला जुल्म या पहला अब्यूज़र्स खामोशी से सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं कि पहली दफ़ा है, और ये पहली खामोशी बर्दाश्त ही सामने वाले को दोबारा आपके साथ गलत करने पे उकसाती है, और ये सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर रुकता नहीं। पहली बार में सामने वाले को ऐसा जवाब देना चाहिए कि दोबारा वो हिम्मत ना कर सकें। और यहाँ पर कुछ मैरिड गर्ल्स भी हैं, तो याद रखें, आप पर हाथ उठाने की इजाज़त आपके माँ-बाप के अलावा किसी को भी नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं। चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ खामोश नहीं, बल्कि आवाज़ उठानी चाहिए। वो खामोश हुआ था, क्लास में सन्नाटा सा छा गया। शायद वहाँ पर कई ऐसी लड़कियाँ थीं जो ससुराल का या शौहर का या फिर चचा-मामू का अब्यूज़ सह रही थीं। उसका आज की ज़िंदगी के मुतालिक लेक्चर उनके लिए शायद बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ था। अब चलते हैं थोड़ा बहुत लड़कों की तरफ, जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की। हम लड़कों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, हम खुद को हुक्मरान समझते हैं और जो हमारे दिमाग में आ जाए हमें वही दूसरों पे मुसल्लत करना होता है, चाहे सामने वाला ये कर सके या ना कर सके। और ये लोग अपनी ये फ़ुज़ूल हुक्मरान तबीयत सिर्फ़ अपने से कमज़ोर घर की औरतों पे अप्लाई करते हैं, अपने से ताकतवर मर्दों पर ये काम करने का सोच नहीं सकते। पूरी क्लास के लड़के इर्द-गिर्द देखने लगे थे, जिसमें कुछ लड़के भी नए-नए बच्चों और बने थे। मैं ये गलती दोहरा चुका हूँ, आप लोग नहीं दोहराना। बहुत पछतावे, गिल्ट और खुद से नफ़रत है इसमें, जिसके साथ बाद में होता है, और जिसे हम तकलीफ़ दे रहे होते हैं, उसका हिसाब तो फिर आखिरत में देना ही होता है। हुक्मरान नहीं बनो, हमदर्द बनो, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अपने ज़िंदगी भर के साथी को दुबाना बराबरी के साथ चलाकर ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। लड़कों से रुख मोड़ते अब एक बार फिर इशाल को देख रहा था। सबसे आखिरी बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ,
اس نے ہاتھ سے اشال کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شی از مائی وائف۔ اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے تھے اور پوری کلاس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ یقین کر پانا بےحد مشکل تھا۔ وہ سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور اشال نے کوشش کی تھی کہیں چپ جانے کی، لیکن جگہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے آج تک کی لڑکی پہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا، چاہے بچپن میں میری چھوٹی بہن بھی تھی، کبھی نہیں ان پہ اٹھا۔ شاید میں نے اپنی حق ملکیت کے احساس کو غلط جگہ پر سمجھ لیا تھا۔ بیوی کے معاملے میں مرد بالکل ہی ایک مختلف انسان بن جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرے، جبکہ بھول جاتا ہے وہ اس کا آنر نہیں، پروٹیکٹر ہے، ساتھی ہے، وہ اس کا ہم سفر ہے، وہ اس کے غلام نہیں۔ میں یہ غلطی کر چکا ہوں جس کا مجھے پچھتاوا ہے اور رہتی زندگی تک رہے گا۔ میں نہیں چاہوں گا میرے اسٹوڈنٹ بھی اس تکلیف اور پچھتاوے سے گزریں۔ خیر، امید کرتا ہوں آپ سب کو میری کچھ باتیں تو سمجھ آئی ہوں گی، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ فی الحال اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پورا کلاس روم تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ آج ان سب کو پڑھائی سے ہٹ کر زندگی کے لیے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا، اور وہ ان کا فیورٹ پروفیسر ایسے ہی تو نہیں تھا۔ اینڈ تھنکس اگین مس اشال فاطمہ۔ میں یہاں آپ کو مسز شہرام ملک کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ یہاں آپ آج سے میری اسٹوڈنٹ، صرف اسٹوڈنٹ جیسے باقی سب ہیں۔ میں آج بھی پڑھائی کے معاملے میں اتنا اسٹرکٹ ہوں، اور اب سے میں آپ کو صرف اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہی ٹریٹ کروں گا۔ پہلے میں ہسبینڈ کے طور پہ سوچتے آپ کے لیے آپ کے فیوچر کو لے کر کچھ زیادہ اسٹرکٹ ہو رہا تھا، جو غلط ہے۔ میں یہاں ٹیچر تھا، مجھے یہاں سب کے لیے ٹیچر بن کر ہی سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن پروفیسر، آپ ان کے شوہر ہیں، اس حساب سے تو ان کا فیوچر آپ ہوئے، تو آپ کو انہیں بہتر بنانے کی جگہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ ایک لڑکی کی آواز گونجی تھی اور وہ مسکرایا تھا۔ آپ غلط ہیں، یہاں کوئی بھی آپ کا مکمل فیوچر نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ کا فیوچر بہتر کر سکتا ہے۔ وقت اور حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، کبھی کسی دوسرے شخص پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایک لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں۔ سب سے پہلے اپنا کریئر اور فیوچر بنانے پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے لیے خود کام کرنا چاہیے، خود کو بہتر بنانا چاہیے، تاکہ مستقبل میں آنے والی مشکلات کا سامنا آپ کر سکیں۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ چلیں لیکچر شروع کرتے ہیں، بہت وقت گزر گیا۔ اس نے پروجیکٹر آن کیا تھا اور لیکچر شروع کیا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا، وہ دونوں چھٹی پر اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے روم کا سارا سامان اپنے روم میں شفٹ کر چکا تھا، اور اسے بھی گھر کے لیے وہ ایک ہاؤس ہیلپ کا انتظام کر چکا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اسے اشال کو بھی اپنے ساتھ سنبھالنا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے وقت جلدی کے چکر میں اس کے جوتے کے لیسز خود باندھتا تھا۔ رات پڑھتے پڑھتے وہ سو جاتی تھی، اور اس کا بیگ تک صبح وہ خود تیار کر رہا ہوتا، تاکہ وہ کسی بھی کام میں تیزی نہ پکڑے اور اس کی صحت خراب نہ ہو۔ اب اس کچھ بنانے کا شوق پالا تھا، تو محنت تو کرنی ہی تھی۔ وہ اب ہاؤس ہیلپ کو کھڑا ہدایات دے رہا تھا۔ صبح تم بے حد جلدی آؤ گی، مطلب بے حد، 1 سیکنڈ کی بھی دیری برداشت نہیں کروں گا میں۔ ہم دونوں کو صبح جلدی نکلنا ہوتا ہے، اور 7 بجے سے پہلے ناشتہ تیار ہو اور گھر کی صفائی بھی 7:30 تک مکمل ہو۔ کپڑے لانڈری والا لے جاتا ہے تو تمہیں ضرورت نہیں ہے وہ کام کرنے کی۔ رات کا کھانا تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں، وہ ہم دونوں مل کر بنا لیں گے۔ تو اس نے اشال کی طرف دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو اس پر بوجھ نہ سمجھے، اس لیے وہ اس کے ذمہ بھی کچھ رکھنا چاہتا تھا۔ سنڈے کو تمہیں اجازت ہے، تم جتنا چاہو لیٹ آ سکتی ہو۔ آ گئی سمجھ؟ جی بالکل۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، اور وہ اشال کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ تو اسے خیالوں میں گم دیکھ کر بولا تھا، یہی کہ میری وجہ سے آپ کے اصول اور لائف کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں آپ پہ بوجھ بن رہی ہوں۔ وہ افسردہ سی تھی، اور شہریار کو واقعی برا لگا تھا۔ تم بوجھ نہیں ہو یار، کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ بس تم سمجھ لو، میں اپنا وقت، انرجی، ایفرٹس انویسٹ کر رہا ہوں۔ جس دن تم وہ بن گی جو میں چاہتا ہوں، اس دن مجھے میری ساری محنت کا پھل وصول ہو جائے گا، اور جب تمہارا کریئر فکس ہو جائے گا، تو بس مجھے ایک اپنے جیسی پیاری سی ایک چھوٹی سی ایزل دے دینا۔ وہ تمہاری طرف سے میرے لیے کیسا احسان ہو جائے گا، جس کے بوجھ تلے میری ساری چھوٹی موٹی تمہارے لیے کی کوششیں دب دب جائیں گی۔ اسے پیار سے اس کا گال کھینچا تھا، اور اپنے گالوں کو سرخ ہونے سے بچانے کے لیے وہ رخ پھیرے مختلف سوچوں پہ توجہ دینے لگی تھی، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ وہ ابھی سے اپنی بیٹی تک کا نام تک سوچ بیٹھا تھا۔ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اور نرمی سے اس کے بالوں کو سمیٹا تھا۔ آج بھی خفا ہو مجھ سے؟ اسے ڈر آج بھی تھا۔ میں خفا نہیں ہوں، بس ایک ڈر سا ہے جو شاید زندگی بھر دل میں رہے گا۔ میں کبھی آپ کے ساتھ نارمل نہیں رہ پاؤں گی۔ نرم گال پہ پڑنے والا تھپڑ صرف ایک تھپڑ نہیں ہوتا،
وہ عورت کے لیے ज़िंदगी भर का ड्रामा होता है। मुझे हमेशा यही लगेगा कि मेरी एक गलती, आपको मुझ पर दोबारा गुस्सा आएगा और आप फिर मुझ पे हाथ उठाएँगे। वो खोई-खोई सी थी। शहरयार उसे देख रहा था। वाक़ई कहने को थप्पड़ सिर्फ़ एक थप्पड़ होता है, लेकिन औरत की ज़िंदगी पे वो बहुत असर रखता है। शहरयार का मुरझाता चेहरा देख उसे एहसास हुआ था कि वो खुशगवार मूड में था, इस वक़्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे इतनी फ़िक्र किसी माँ-बाप को भी ना हो अपनी औलाद का करियर बनाने की, जितनी आपको मेरी रहती है। वजह? उसने बात बताने की कोशिश की तो वो मुस्कुराया था। कुछ वाक़यात होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे बहुत बुरी तरह असरअंदाज़ होते हैं। मैंने ज़िंदगी में चंद एक वाक़यात देखे थे जो मुझे पूरी तरह मुतासिर कर गए थे। मैंने तय किया था मैं अपनी फ़ैमिली को उन हालात तक तो कभी नहीं आने दूँगा। उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूँगा अपने रहते भी और अपने ना रहते भी। वो नरमी से उसके बालों से खेल रहा था। वक़्त का पता तो नहीं है, आपसे पहले मैं भी तो जा सकती हूँ इस दुनिया से। वो लापरवाही से बोली थी लेकिन शहरयार मलिक के दिल पे लगी थी। उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद से वो वैसे भी बेहद परेशान रहता था उसके लिए। बेशक जानलेवा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक फ़िक्र सी थी, कुछ नहीं होगा। और दोबारा अपनी ज़ुबान पे ये बात तो बिल्कुल भी नहीं लाना। खफ़गी से कहते वो उसे खींचते अपने करीब कर गया था और सख्ती से उसे अपने गले लगा गया था, जिस पे वो धीमा-सा मुस्कुराई थी। अगर वो बदलने की कोशिश कर रहा था, तो उसे भी उसका साथ देना चाहिए था। उसे अपने सामने करते। शहरयार ने इशाल के गुलाबी गाल पर होंठ रखे थे, जिससे उसके गाल मज़ीद सुर्ख़ पड़े थे। वैसे मेरे करीब आने से तुम्हारे दिल पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? वो एहतियातन पूछ रहा था और वो सटपटाई थी। दूर होने की कोशिश की थी लेकिन वो उसकी गिरफ्त में थी। उसकी नज़रों का मफ़हूम वो समझ रही थी। क्यों परेशान हो रही हो? मैंने तो सिर्फ़ वैसे ही पूछा था। वो मुस्कुराते उसके दूसरे गाल पे लपकते उसका सर अपने सीने से टिका गया था।